अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट किया था। आज लिक्विड को हम दो लेक्चर में पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। ठीक है, तो लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिक्विड का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सॉलिड आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो सॉलिड में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़, और मैं कंपेयर करके बताता जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी हमने एक शेप और वॉल्यूम की बात की थी। तो जो सॉलिड का जो शेप है फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, सॉलिड का क्या है, फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। लेकिन इधर जो लिक्विड है इनका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनका फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, इनका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ये क्या करते हैं, इनका क्या होता है, लिखते हैं इस तरीके से, शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर का क्या मतलब है कि जो भी लिक्विड होगा वो जिस चीज़ में होगा उसका वही कलर होगा। ठीक है, अगर आप पानी है अगर उसको वाइट गिलास में रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा हमारा पानी वाइट है। अगर वही सेम गिलास हो, अगर वो रंग किया हो रेड कलर से, वही पानी आप लगाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो किस कलर का है, रेड कलर का है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड का जो शेप है फिक्स नहीं होता, वो शेप ऑफ कंटेनर होता है। मीन्स के जिस चीज़ में रखेंगे वो उस चीज़ का कलर आ जाएगा। वो वैसे कलर होता नहीं है, वैसे दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, जो एक दूसरी बात, ये पहली बात थी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो सॉलिड के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो पार्टिकल को पार्टिकल के साथ मिलाती है, उस फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लिक्विड से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इधर हम किस से IMF लिखते हैं। ठीक है, चल लिख देते हैं पूरा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड वीकर देन सॉलिड। ठीक है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में होती है, एक ऐसे समझिए कि मैं आपको एक ऑर्डर भी लिखवा देता हूँ। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इसको मैं आगे भी बहुत इस्तेमाल करूँगा। इसको इस तरीके से लिखूँगा IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मैं एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनका मैं एक ऑर्डर लिख देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, पार्टिकल को पार्टिकल के साथ जो फोर्स मिलाती है ना, उस फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। वो क्या होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक है, अब जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही स्पेस कम होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये रहा ऑर्डर आपका किसका, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अगर हमें स्पेस का ऑर्डर लिखूं, अब देखें जैसे हम शेप बना के दिखाते हैं। चलें, ये हो गया सॉलिड का शेप। ठीक है, अब स्पेस की बात करते हैं। चलें, ये रहा सॉलिड का। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इनके अंदर जो पार्टिकल हैं, ये सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है ना। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जो लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अब देखें, जितना पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे और जितने आपस में करीब होंगे तो फोर्सेस क्या होंगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी बात, स्पेस का जो ऑर्डर है, ठीक है, स्पेस मीन्स के एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है ना, ऐसे समझे कि गैप या स्पेस की बात करें तो आप ही मुझे बताएं कि स्पेस किस में ज़्यादा है, गैस में ज़्यादा है कि सॉलिड में?
गैस में ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस किस में, गैस में, ठीक है, ये गैस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लिक्विड आएगा, उसके बाद सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में गैप बहुत ही कम होता है, जिसमें जितना गैप कम होता है उसमें उसके अंदर उतनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये कुछ रही बातें इंट्रोडक्शन में जो कि हमने थोड़ी बहुत कर ली। तो अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, तो इधर हम आते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो हम वेरी फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन आपको पता है कि एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। उस प्रोसेस को कहते हैं हम एवापोरेशन, ठीक है। मैं इधर डेफिनेशन लिखता हूँ। ये कौन सा प्रोसेस है, एवापोरेशन है, द प्रोसेस in which liquid convert into gaseous phase, ठीक है। एक ऐसा फेज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट किस में हो, गैस में हो, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एवापोरेशन, ठीक है। पहली बात ये रही आपकी डेफिनेशन। इसमें जो कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है। मैं एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करें कि हमारे पास लिक्विड वाटर है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है और लिक्विड फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, इनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये लिक्विड फॉर्म वाटर है, इनको अगर हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। अब लिक्विड वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं वेपोराइज भी कहते हैं, ठीक है, इसको वेपोराइज भी कहते हैं। अगर मैं इनका रिवर्स प्रोसेस बताऊं, अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये आपने दोनों बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस कहते हैं कंडेंसेशन। अगर लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, उस प्रोसेस कहते हैं वेपोराइज, या ओवरऑल इस प्रोसेस कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। अब इनकी कुछ डिपेंडेंस होती है, ठीक है। डिपेंडेंस कहने का क्या मतलब है, अगर एक चीज़ को कम करेंगे दूसरी चीज़ बढ़ेगी या कम होगी, उस बात करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि मैं अब आपने पूरे टॉपिक में, लिक्विड वाले टॉपिक में, दो एरो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं ऊपर एरो लगा दूं, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज या ग्रेटर, ठीक है, इंक्रीज या ग्रेटर। अगर डाउनवर्ड एरो होगा तो उसका क्या मतलब होगा, डिक्रीज या लोअर, या हायर या वीकर, ठीक है, या स्ट्रोंगर या ग्रेटर। तो आपने ये दो एरो ज़हन में रखनी है, ठीक है। इधर लिखता हूं मैं टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एवापोरेशन बढ़ेगी कि कम होगी। अगर लिक्विड है, हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, ऐसे समझे कि लिक्विड पड़ा हुआ है, तो लिक्विड को जैसे हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट होगा। जितनी ज़्यादा देर तक या जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा, एवापोरेशन, ठीक है, उतना ही क्या इंक्रीज होगा, एवापोरेशन। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जितना सरफेस एरिया, अब आप ही मुझे बताएं कि अगर सरफेस एरिया, अगर कोई भी हमारे पास सपोज करें क्लॉथ है, अगर उसका सरफेस एरिया हम लोअर करते हैं, क्लॉथ है हमारे पास, कपड़ा है, तो एक है बड़ा कपड़ा, लेकिन अगर उसको हमने झंझोड़ दिया, तो आप मुझे बताएं कि टेम्परेचर चाहे कम दें चाहे ज़्यादा दें, वो क्या एवापोरेट जल्दी होगा कि देर होगा। एक दूसरा कपड़ा जिसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया,
तो क्या जल्दी कौन सा किस में वेपर निकलेंगे ज़्यादा, या कौन सा ऐसा कपड़ा है जो ड्राई जल्दी होगा? वो ऐसा होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, जिनका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिनका क्या होगा, सरफेस एरिया जिनका ज़्यादा होगा उनकी एवापोरेशन भी क्या होगी, उनकी एवापोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उनकी एवापोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहली दूसरी बात। तीसरी बात हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग लिक्विड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड है, अगर उसको हम उसकी हम एवापोरेशन देखते हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड है, स्ट्रॉन्ग लिक्विड से एवापोरेशन ज़्यादा होगी कम होगी? थोड़ी हीट देने से अगर एक लिक्विड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसका एवापोरेशन ज़्यादा हो कम होगा? ऑब्वियसली बात है कम होगा। जितना हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही एवापोरेशन क्या होगा, उतना ही एवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये रही हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। एवापोरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट किस में होगा, गैस में, उस प्रोसेस कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, उसको वेपोराइज भी कहते हैं। अगर गैस कन्वर्ट लिक्विड में होगा उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ डिपेंडेंस की बात की, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन फास्ट होगी, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो फिर भी एवापोरेशन ज़्यादा होती है, और और दूसरी बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाते हैं तभी एवापोरेशन कम होती है, क्योंकि फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्सेस अगर वीक होती तो एवापोरेशन ज़्यादा होती, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ठीक है। तो इधर हमने एवापोरेशन को कर दिया कंप्लीट। तो इधर हम आते हैं वेपर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। वेपर प्रेशर, एक सपोज करें मैं एक इमेज बनाता हूँ, ठीक है, ये एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। वेपर प्रेशर किस में हम देखते हैं, सिस्टम कौन सा हो, सबसे पहले तो सिस्टम क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसको कुछ इफेक्ट ना कर सके। सपोज कर ये पार्टिकल है, इधर हमने कोई ना कोई क्या दिया, फ्लेम दे दिया, हीट दे दी, ये इधर इसके पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल की मोशन की मूवमेंट होती है, ठीक है। पार्टिकल एक तो सीधा मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और दूसरा इलास्टिक कोलिजन में मूव करते हैं, ठीक है। वो हम जब गैस में आएंगे तो तब हम करेंगे। तो इधर जो हमें रिक्वायर चीज़ें उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर देने के, हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच में क्या आता है, प्रेशर, मॉलिक्यूल के बीच में क्या आता है, प्रेशर। और ये जो पार्टिकल है, ये प्रेशर, ये जो होते तो वेपर्स ही है ना, वेपर्स के ऊपर प्रेशर कब आता है, जब हम हीट देते हैं, जब हम क्या देते हैं, हीट। जितनी हम ज़्यादा इधर हीट देंगे उतने ही जो पार्टिकल्स की मोशन की जो मूवमेंट होती है ना, वो क्या करेंगे, ये जो वेजल्स हैं, ये जो एसिमिक इनकी दीवार है, इनके ऊपर कोलाइड करेंगे। जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो इधर हम इनकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रेशर exerted on vapor at equilibrium and at particular temperature, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन जो मैंने आपको वर्बली समझाई है, वही मैंने एक डेफिनेशन, बेसिकली एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। कौन सी, जब द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ वेपर, ठीक है। अब वेपर्स के ऊपर प्रेशर कब डेवलप होता है, एट इक्विलिब्रियम विथ, एक ऐसे समझे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने की वजह से जो पार्टिकल है उनके ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। वेपर्स के ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर अब
वेपर्स जो आपस में एक दूसरे कोलाइड करने की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, इसको कहते हैं हम वेपर प्रेशर। इनकी भी कुछ डिपेंडेंट्स होती है, ठीक है। जैसे हमने डिपेंडेंट्स की बात कही थी, किसमें, एवापोरेशन में। इधर हम डिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, अब देखें ना, जितना हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये जो पार्टिकल है ये ज़्यादा कोलाइड करेंगे, कम कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोलाइड करने की वजह से ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। वीपी मैंने इधर वेपर प्रेशर लिख दिया, ठीक है। और दूसरी बात, इधर हम बात करते हैं, अब देखें ना, पहली बात, दूसरी बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से समझना है ताकि ये 3 फैक्टर ये और 2 फैक्टर ये जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड की भी नेचर होती है, ठीक है। एक लिक्विड होता है पोलर। तो ये जो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। छोटी छोटी बातें ये हमने पहले भी लेक्चर चैप्टर नंबर 4 में भी हमने ये चीज़ें सारी देखी, कौन से पोलर लिक्विड हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, बॉन्डिंग कौन सी है, सारी चीज़ें की है हमने, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ नहीं आने वाला। कोशिश करें कि अगर समझ आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता तो फिर पहले वो देखें, उसके बाद यहाँ आए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक होता है पोलर लिक्विड और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो अब देखें ना, जो पोलर लिक्विड है तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जो पोलर लिक्विड है उनका जो वेपर प्रेशर होता है ना वो बहुत ही कम होता है, और जो नॉन पोलर है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर इनका कम क्यों होता है, क्योंकि अब ऐसे इनका एक रीज़न समझे आप, ठीक है। इधर में रीज़न था, पोलर जो लिक्विड होते हैं ना उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सेम बातें, लेकिन इनके अपोजिट बातें इधर हम देखते हैं। इनकी जो ज़्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, और कम होने की वजह से जो भी लिक्विड होता है उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, ठीक है। एक और भी फैक्टर है, उनको हम देखते हैं इधर, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है नेचर ऑफ लिक्विड, तीसरा होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इधर मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ऐसे जैसे कोई भी लिक्विड होगा उसका साइज ज़्यादा है, ठीक है। उसका अगर साइज ज़्यादा है तो उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब कोई भी आप एग्जांपल ले लें, सपोज कर लें, अगर ये तो 9th केमिस्ट्री, अगर मैट्रिक में होते तो कुछ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जांपल देते, लेकिन खैर अब पढ़ते तो अगर वो आपने मैट्रिक क्लास की पढ़ी होती थी ये आपको समझ आ जाती, लेकिन ये 9th की है, ठीक है। कोई मसला नहीं, जब पढ़ेंगे तो वो भी आप पढ़ लें, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कौन सी बात की, इंट्रोडक्शन लिक्विड का हमने कंप्लीट किया, और दूसरे हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़े। और भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो लेक्चर नंबर 3 में वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सॉलिड को हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया था, लिक्विड थोड़ा बहुत बड़ा भी है तो इनको हमने 2 लेक्चर में फिनिश लाजमी करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपलोड कर दें। थैंक यू।